आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट पे आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स सेकंड का दूसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं अपवर्तन होता क्या है। तो अपवर्तन हम कहेंगे, जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई देती होंगी। जैसे एक बाल्टी पानी हम रख लें भर के, और जब पानी उसमें भरा हुआ होगा तो बाल्टी का जो नीचे का सिरा होगा वो हमको कुछ अपेक्षाकृत ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसे स्विमिंग पूल में जो जल भरा हुआ होता है तो उसका तल या स्विमिंग पूल भी जो है हमें अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, ये सारी घटनाएं जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। कुछ चीज़ें आगे चल के हम और पढ़ेंगे। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हीरे का चमकना और कांच हो, और कांच की दरार, कांच में अगर दरार हो अर्थात उसमें वायु भरी हो तो उसका भी चमकना, ये सारी घटनाएं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन है जो आगे चल करके हमको मिलेंगी। तो होता क्या है पूर्णांतरिक परावर्तन में? होता यह है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चले और कई माध्यमों से होता हुआ फिर उसी माध्यम में वापस लौट आए अपवर्तन के पश्चात, अर्थात उसका एक तरीके से परावर्तन हो जाएगा, तो यह घटना जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ हम अपवर्तन के बारे में जानते हैं। तो अपवर्तन क्या है? हम कहेंगे कि प्रकाश किरणों का किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहां देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन के लिए कुछ चीजों को पहले हम जान लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा ये कि क्या कि यह जाना कि जब प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और यही घटना जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये पहले माध्यम हम जान लेते हैं, माध्यम क्या है। तो माध्यम यहां आपको दो मिलेंगे। एक मिलेगा विरल माध्यम, जैसे वायु, और एक आपको मिलेगा सघन माध्यम। इसके अंतर्गत हम जानेंगे जैसे कांच, जल, पारा, हीरा, ग्लास लैब, वो भी होता कांची का है। तो ये सारी घटनाएं, ये सारी चीजें हमको मिलेंगी किसमें? सघन माध्यम में। और वायु या निर्वात वो हमारा क्या होगा? विरल माध्यम होगा। अब हम इसको चित्र के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, ठीक वैसे ही अपवर्तन के लिए भी हमने क्या किया था? वहां पे एक हमने दर्पण लगाया था, बट यहां पर हम दर्पण ना लगा करके एक पृथकारी तल लगाते हैं। पृथकारी तल का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह दोनों माध्यमों को अलग अलग करेगा। कौन सा दोनों माध्यम? एक विरल और दूसरा सघन। हम मान लेते हैं ऊपर जो है वो सघन माध्यम है और नीचे आपका विरल माध्यम है। अब यहां पर, वहां पर भी हमने अभिलंब पढ़ा था, यहां पर भी अभिलंब पढ़ेंगे। यहां अभिलंब को नाम दे देते हैं n1, n2, और ये जो बिंदु होगा इसे हम O से दर्शा रहे हैं, ये आपतित बिंदु होगा। अब हम मान लेते हैं कि बिंदु A से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है सघन माध्यम में। अब चूंकि ये पारदर्शी होगा तो इससे यह अपवर्तित हो जाएगी, और अपवर्तन के पश्चात जब कभी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाएगी। और इसी का जस्ट उल्टा, दूर हटने का क्या मतलब? ये हमारा अभिलंब है, ये सीधे ना आकर के कुछ विचलित हो जाएगी, जैसा कि नियम में आपने पढ़ा। तो ये विचलित होकर के कैसे चली जाएगी? कुछ ऐसे चली जाएगी, या थोड़ा और तिरछा दिखा लेते हैं, कुछ ऐसे चली जाएगी। और अगर ये सीधे जाती तो सीधे आपका ऐसे मिलता, ऐसे डॉटेड लाइन से। तो ये कुछ विचलित हो गई, अभिलंब से दूर हट गई, और इसको हम कहेंगे आपतित किरण, और ये होगा अपवर्तित किरण। और ये क्या चीज है? ये है आपतन बिंदु। आपतन
बिंदु। अब जैसे वहां पर हमने पढ़ा था कि अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था कि परावर्तन के नियम में पढ़ा था कि अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को, तो यहाँ पर हम कहेंगे अभिलंब व अपवर्तित किरण के मध्य बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बातें आपकी स्पष्ट हो गई। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दें, विरल माध्यम को ऊपर ले लें और सघन को नीचे कर दें, अर्थात इसको पलट दें, तो क्या होगा इसके लिए भी देखते हैं। ये हो गया आपका N2 N1 और ये है O। अब ये आपका हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। ऐसी दशा में जब A बिंदु से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होगी तो ये अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ भी ये I हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो दो चीजों को हमें अच्छे से जानना है। पहली बात क्या, पहली बात यह है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आएगी तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि अगर विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही होगी और सघन माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अच्छा, अब इसके भी दो नियम हैं। किसके, प्रकाश के अपवर्तन के। जैसे परावर्तन के दो नियम थे वैसे अपवर्तन के भी दो नियम हैं। नियम जान लेते हैं। पहला नियम बिल्कुल सेम है, जैसा हमने उसमें पढ़ा था वैसा ही नियम इसमें भी है। पहला कि क्या, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये चीज क्लियर हो गया आपका कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा जो नियम है उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। वो क्या है, हम कहेंगे कि किन्हीं दो समांगी पारदर्शी माध्यमों के लिए प्रकाश की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकाश की चाल के लिए क्या होता है कि आपतन कोण की जा मतलब होता है साइन, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। अब आपतन कोण आपका क्या है, आई है, अपवर्तन कोण आर है, लेकिन जा के साथ में तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। और ये क्या है, ये आपका नियतांक है और इस नियतांक को हम यन से भी प्रदर्शित करेंगे जो आगे चल के अपवर्तनांक के रूप में मिलेगा। बट इसको हम लिखते कैसे हैं, 1n2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब ऐसे ही अगर हमें और बताना हो कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो बस कुछ करना नहीं है, दो को आगे कर देना है, एक को पीछे कर देना है। ये ऐसे हो जाएगा 2n1। ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है और ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अब हम अपवर्तनांक जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण। प्रकाश की किरणें अभी तक तो हमने बताया कि अपवर्तित हो जाती हैं और ये सारी चीजें हमको घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है हम यह भी जान लेते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण यह है कि प्रकाश की चाल अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो जाती हैं। किसी एक माध्यम में चाल कुछ होगी, दूसरे माध्यम में दूसरी चाल होगी। जैसे अब आगे उसको और अच्छे से जाना जाएगा। अब हम जानेंगे अपवर्तनांक, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा, पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। एक आपका है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हम कहेंगे किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक
निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब एक चीज यहाँ और नई बात आ गई, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो हम यह जान लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल को हम स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं, और निर्वात में प्रकाश की चाल का जो मान होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। और एक तो हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल c, और दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हम स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, और कहा ये कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हम जानेंगे क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है भैया, c है आपका, और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, ये स्मॉल v है, और ये जो है n के बराबर है। ये कुछ ऐसा फार्मूला आपको मिल जाएगा, C/V = स्मॉल n। अभी n क्या है, n अपवर्तनांक है, c क्या है, ये है निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है, v है माध्यम में प्रकाश की चाल। यहां से अगर आपको ज्ञात करना हो कि माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो माध्यम में प्रकाश की चाल मतलब आपको v बताना है, तो पहले तो हम v को उधर भेज लेते हैं, इधर बटे में है, उधर जाके n के साथ गुणे में, n v के साथ गुणे में होगा तो इधर आकर के बटे में हो जाएगा, अर्थात C/n। ये दो सूत्र, यहाँ दो फार्मूले आपको मिले हैं, इनका आगे चल करके आंतरिक प्रश्न में जरूरत पड़ेगा। अगला है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है यह भी जान लेते हैं। तो सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब यह है कि अब यहाँ कोई दो माध्यम होगा और उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। हम मान लेते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो v1 है, तथा दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो v2 है। अब इन्हीं दोनों चालों का जो अनुपात होगा वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। लेकिन इनको हम कहेंगे कैसे, हम कहेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब 1n2 = v1/v2। ये आपका हो गया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और अगर आपसे पूछ ले कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ये हो जाएगा 2n1। अब ये भी पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा v2/v1। तो ये आपका सापेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक में आपने पढ़ा 2, और सापेक्ष अपवर्तनांक में भी आपने 2 पढ़ा। बट इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं पहले, अगर एक पहले लिखा है फिर n है फिर 2 है, तो हम कहेंगे कि ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। और अगर इस तरह लिखा है तो हम कहेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांकों के बीच संबंध। तो एक चित्र बनाते हैं, मान लेते हैं ये है माध्यम 1 और ये है माध्यम 2, और ये इसका जो है अभिलंब है। यहाँ बिंदु A से कोई किरण आपतित हो रही है, और ये आपतन बिंदु O है, और उसके बाद ये अपवर्तन के पश्चात कुछ विचलित होकर के चली जाती है, कहाँ, B दिशा में। और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक दर्पण। अब दर्पण लगाएंगे तो क्या होगा ये कि वही किरण फिर टकरा के वापस जाने लगेगी। अभी फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करते, अभी फिलहाल ये देखते हैं, ये भी बताते हैं। ये आपका I था और ये R था। अब हम कहेंगे कि यदि आपतित किरण AO, और ये आपका क्या है, ये है पृथकारी तल, आपतन बिंदु O पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात OB मार्ग से अपवर्तित हो जाती है। तब अभिलंब आपतित किरण के मध्य जो कोण बन गया, आपतन कोण I हो गया, और अभिलंब व अपवर्तित किरण के मध्य बन गया वो अपवर्तन कोण हो गया, r हो गया। अगर यहां से हम देखें तो जो स्नेल का नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या, sin I/sin r, ये क्या है, ये एक नियतांक है। लेकिन यहाँ नियतांक जो मिलेगा वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का होगा। तो इसको हम कह सकते हैं 1n2
और इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। अभी हमने कहा था कि दर्पण पे हम बाद में बात करेंगे, अब दर्पण पे बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो दर्पण हमने लगाया है, इस दर्पण पे जो प्रकाश की किरण आ रही है उसके वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। तो हमने पढ़ा था कि जब वक्रता केंद्र से जो किरणें आती हैं वो उसी मार्ग से वापस हो जाती हैं। इस घटना को एक नाम और यहां पर दिया जाएगा, प्रकाश की उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। उत्कर्मणीयता का क्या मतलब है? यदि किसी माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में आ रही है, वहां पे हम दर्पण लगा दे दूसरे माध्यम में, वही किरणें दूसरे माध्यम से पुनः वापस पहले माध्यम में जाने लगी, तो यह घटना कहलाती है प्रकाश की उत्कर्मणीयता का उत्कर्मणीयता। तो अब इसके सिद्धांत के अंतर्गत हम कहेंगे कि अब हमारी आपतित किरण क्या हो जाएगी, BO, अपवर्तित किरण क्या हो जाएगी, OA। तो अब इसके लिए भी अगर हम स्नेल के नियम से देखें तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा ये, वहां भी वही होगा, बट अब आपतित वाला हमारा ये हो जाएगा, अपवर्तित ये हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन R बाई साइन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चूंकि माध्यम 2 है, ये माध्यम 1 है, ये हो जाएगा 2n1, मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसको अगर हम समीकरण 2 कह दें तो फिर हम कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से गुणा करा देते हैं दोनों पक्षों का। तो साइन I बाई साइन R गुणे साइन R अपॉन साइन I बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1n2 गुणे 2n1। अब यहाँ देखिए I से I कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। यहाँ से अगर हमें दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो हम कहेंगे कि 2n1 बराबर, ये इधर गुणे में है तो इधर जा करके बटे में 1n2 बटे में हो जाएगा। अब अगर हम ये मान ले कि माना पहला माध्यम Y व दूसरा माध्यम कांच है, तो इनके संकेत हैं, जैसे एयर, इसको हम ए से दिखाएंगे, Y हो जाएगा, और आपका ये कांच यानी ग्लास, इसको हम G से दिखाते हैं। तो इसको हम कहेंगे कैसे, तब हम इसको लिख लेते हैं। पहला माध्यम हमारा वायु है, तो यहाँ ये हो जाएगा GNA। G क्यों? क्योंकि दूसरा माध्यम G ग्लास कांच था, और ये पहला Y एयर, और ये क्या हो जाएगा बराबर 1 बटे, ये क्या था 1 बटे में 1n2 अर्थात ANZ। ये एक फार्मूला हमें मिल गया। यदि हमें ऐसा कुछ दिया हो और वहां पे कहे कांच के सापेक्ष वायु का 2 माध्यम दिए हो, पहला माध्यम वायु हो, दूसरा माध्यम कांच हो, और हमसे कहे कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो हम ज्ञात कर देंगे ऐसे, यहाँ पे रखेंगे, जो भी कुछ मान रहेगा वो मान रखने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। अगर हम मान लें कि माना इसी प्रकार या इसी प्रकार 3 माध्यम, क्रमशः 3 माध्यम क्रमशः वायु, जल और कांच हों, तो उनके लिए पहले हम चित्र देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये ऐसे कुछ, ये हमारा वायु है, और ये क्या है, जल है, और ये कांच है, ये पुनः फिर वायु, 3 माध्यम हमने माना है। अब हम कहेंगे कि अगर यहां से, इसको आप मिटा भी सकते हैं, अगर ये हमारा अभिलंब है, अब यहां हम मान लें कि कोई किरण आपतित हो रही है, ऐसे कोई किरण आपतित हो रही है, ये वायु से जल में आ रही है, तो जाहिर है अभिलंब की ओर कुछ झुक जाएगी, और इसको हम कहेंगे कि ये I है और ये क्या है, R है। ये R अब आगे
ये जहाँ पर इस रेखा पे मिला देते हैं, यहाँ पे भी अभिलंब ले लेते हैं, इसके लिए भी ये आर ही होगा। अब ये तो इसके लिए ये अपवर्तन कोण है, लेकिन इस वाले तल के लिए ये आपतन कोण है। अब फिर एक सघन से दूसरे सघन में आ रहा, फिर अभिलंब की ओर कुछ झुक जाएगा और कुछ ऐसे निकल जाएगा, और इसको हम नाम दे देते हैं आर डैश। अब जो आर डैश है वो इसके लिए भी है, क्योंकि एक माध्यम में कोण वही रहेगा, मान वही रहेगा। अब पुनः ये वाय में आ रहा, सघन से विरल में जा रहा, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और इसको हमने कहा कि ये आई, चूंकि आई से हम चले थे। तो किसी एक माध्यम के लिए आपतन कोण हो, अपवर्तन कोण हो, वो बराबर होते हैं। तो कुछ ऐसे चलते हुए आएंगे। अब अगर हम माने कि इनका जो है स्नेल के नियम से मान निकाल लें, तो सबसे पहले क्या, वायु के सापेक्ष जल का, इसका मतलब ए एन डब्ल्यू। तो ए एन डब्ल्यू बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। चलिए इसको हम समीकरण एक भी अगर मान लेते हैं तो भी ठीक है। अब दूसरा जल के सापेक्ष कांच का निकाल लेते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे WNG। अब आप देखें यहाँ पे इसके लिए आपतन आर है और अपवर्तन क्या है, अपवर्तन आर डैश है, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आर डैश। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2। अब अगला क्या है, अगला कांच के सापेक्ष वायु का है, ये हो जाएगा GNA, कांच के सापेक्ष वायु का। अब ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा साइन आर डैश अपॉन साइन आई, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम कहेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, तो इनका आपस में गुणा कराएं, ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा साइन आई बाई साइन आर गुणे साइन आर अपॉन साइन आर डैश गुणे साइन आर डैश अपॉन साइन आई। साइन आई से साइन आई, आर डैश से आर डैश, साइन आर से साइन आर, सब कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। ये क्या हो जाएगा, ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। अब हम पक्षांतर करके मान निकाल लेते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, अर्थात हमें ज्ञात करना है WNG। तभी ये क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा इधर, चूंकि ये और ये दोनों इधर गुणे में है, बराबर उधर जाएंगे तो बटे में हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 बटे ANW गुणे GNA। अब ये तो हो गया हमारा, लेकिन हम कहेंगे परंतु अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये जो मान आपका है GNA का, ये किसी के बराबर है। यहाँ पे आप देखें GNA 1 बटे ANG के भी तो बराबर है। हम कहेंगे परंतु GNA बराबर 1 बटे ANG होता है तो इसका मान रख देते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, WNG इज इक्वल टू 1 अपॉन ANW गुणे 1 बटे ANG। अब ये बटे का बटे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या मिलेगा, WNG इज इक्वल टू ANG अपॉन ANW। अब ये तीनों जो आपको मिले हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कि जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। अब ये तीनों आपके पास हैं, इसमें से कोई 2 दिया रहेगा, पक्षांतर करके तीसरा आप ज्ञात कर लेंगे। मान लेते हैं हमें दिया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है। ज्ञात क्या करना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे, दोनों का गुणा करा देंगे। और अगर ये ज्ञात करना है तो इसको हम इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वो किसके बराबर मिलेगा, वो मिलेगा वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के। तो इसकी सहायता से आपको आंकिक प्रश्न लगाने में मदद मिलेगी, तो इसकी सहायता से आप आंकिक प्रश्न कर सकते हैं। हाँ देखिए, कांच के टुकड़े द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन, यह हमने पहले से बना लिया है, आप समझें इसको पहले।
ये क्या है, ये कोई कांच का आयताकार टुकड़ा गुटका है, और इसको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका नाम भी कुछ है, इसको ग्लास स्लैब कहते हैं। इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे कांच का अपवर्तनांक, तो देखा जाएगा उसको जब किया जाएगा। फिलहाल इसकी मोटाई T है, इसकी मोटाई कितना है, T है, और हम मानते हैं कि वायु, और ये कांच तो है ही है, और ये फिर वायु, तो वायु से कोई एक किरण आपतित हो रही है इसमें। तो जब आपतित हुई तो चूंकि अब वायु हम कहेंगे विरल माध्यम से सघन में आ रहा है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। आप देखेंगे अभिलंब की ओर झुक गया। पहला अभिलंब हमने माना है यम1 N1, और ये O क्या है, O है आपका आपतन बिंदु। अब ये किरण आई तो हमने कहा कि ये आई तो इसका क्या होता है, आई है आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण, और इस कोण का भी कुछ नाम है। इसका अगर इतने में से हम इतना घटा लें तो ये हमको पता चल जाएगा कितना है, क्योंकि ये दोनों आपस में अगर इतने में से ये हमको ज्ञात करना है, तो आई में से हम यही घटा लेंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आगे जब ये फिर कांच से वायु में आपतित की गई तो अब अभिलंब से दूर हट गई अपवर्तन के पश्चात। क्यों? क्योंकि अब सघन से विरल में जा रही है। इसको हमने आपके इस आपतन बिंदु को भी मान लिया है, और V से एक चीज और किया है, इसकी जो सीधे आपतन था, अगर ये सीधे आपतित होती तो इसको डॉटेड लाइन से हम ऐसे अगर आगे बढ़ा लेते तो हम देखेंगे कि ये जो निर्गत हुई है और ये जो सीधे, ये दोनों आपस में समांतर हैं, और इन्हीं दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। और इसको स्मॉल डी, इसका मान कितना माना गया है, स्मॉल डी है। तो ये हो गया आपका आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये निर्गत कोण। ये निर्गत कोण अर्थात जो निकल जा रहा हो दोनों माध्यमों से उसे हम निर्गत कोण कहते हैं। वही हमारा, हम कहेंगे कांच के आयताकार टुकड़े पर, कांच के आयताकार टुकड़े पर आपतित प्रकाश किरण तथा उसके निर्गत समांतर किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। के बीच की लंबवत दूरी यही है, ये पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। अब हम यहाँ पर कहेंगे, मान लेते हैं कि त्रिभुज ON1B से ON1B ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इससे हम मान के चलते हैं, हम cos R ले लें, अर्थात ये cos हम जानते हैं लाल बटे कक्का से, तो cos आपका क्या मिल जाएगा, आप देखें यहाँ आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या है, ये आपका बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा है, ये बेस मिल गया ON1, और कर्ण आपका क्या हो गया, OB कर्ण हो गया। अब हम देखेंगे कि ON1 चूंकि ये T मोटाई का था, तो ON1 की जो मोटाई है वो स्मॉल t है और ये OB है। अब OB बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल t अपान पक्षांतर कर लेते हैं तो cos R1, इसको समीकरण 1 कह देते हैं। पुनः हम कहेंगे कि त्रिभुज OLB से OLB ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अब इसके लिए हम ले लेते हैं साइन ये वाला मान, तो साइन I माइनस R1, तो साइन I, अब ये साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब आपका लंब क्या है, लंब है आपका LB, और कर्ण फिर वही है OB, तो यहाँ रखेंगे। अब इसका मान तो हमें पता था कि स्मॉल d है, स्मॉल d रख लिया। अब OB पक्षांतर करके कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d अपान साइन I माइनस R1, इसको कहेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना भी बराबर करा लेंगे, तब हमें मिलेगा। तो यहाँ चूंकि हमें ज्ञात क्या करना है, पार्श्विक विस्थापन ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे पार्श्विक विस्थापन D बराबर क्या हो जाएगा, T साइन I ब्रैकेट में I माइनस R1 अपान cos R1। यदि हम कहें कि आपतन कोण अत्यंत छोटा हो तब ऐसी दशा में ये साइन cos ये हट जाएंगे, तो बचेगा क्या, D बराबर क्या हो जाएगा आपका, और आपतन कोण को हमने छोटा कहा है, ये हो जाएगा T इंटू I माइनस R1। और अगर हम R1 को ये मान लें कि वो R1 जो है हमारा कुछ ऐसे I अपान R इज इक्वल टू M से, यहाँ से अगर हम R ज्ञात कर लें या इसको R1 मान लेते हैं, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा I अपान N। तो जब I अपान N हो जाएगा तो यहाँ से फिर I हम कॉमन कर लेंगे, तो मिलेगा क्या, IT इंटू 1 माइनस 1 अपान N। तो ये आपका है पार्श्विक विस्थापन, और ये पार्श्विक विस्थापन का फार्मूला है। इसकी सहायता से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो वो आप लगाएंगे। हाँ देखिए, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं, जैसे क्या, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का सूर्योदय व सूर्यास्त तक
के बाद भी कुछ देर तक दिखाई देना, और पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देना, जैसे हमने स्विमिंग पूल बताया था। जल में डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, आप एक बाल्टी पानी रखिए, उसमें कोई वस्तु ऐसे डुबोइए और फिर देखिए उसका जो निचला सिरा जितना पानी में जितना भाग डूबा हुआ होगा वो कुछ मुड़ा हुआ आपको प्रतीत होगा, और चूंकि आपका जो भाग ऊपर होगा वो विरल माध्यम हो जाएगा, नीचे का सघन हो जाएगा। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आप देखेंगे तो ऐसी दशा में क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे जैसे आपने किया होगा, ऐसे आपने किया होगा कि ये ऐसे कुछ झुक करके इधर से दिखेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण हम कहेंगे सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण के बराबर होता है। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम मान लें कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो हमने पढ़ा था कि n क्या होता था, n बराबर साइन आई बाई साइन आर। तो कहा भी क्या है कि विरल माध्यम के सापेक्ष अर्थात सीधा ही है, तो आई बाई साइन आर ये हो जाएगा n के बराबर। लेकिन यहाँ पे कहा क्या है, यहाँ कहा ये है क्रांतिक कोण में कहा है कि यदि हम मान लें कि आपतन कोण आई सी के बराबर है, वह अपवर्तन कोण आर 90 है, समकोण के बराबर, आपने देखा भी है, तब क्या हो जाएगा, तो साइन आई की जगह पे साइन सी हो जाएगा और आर की जगह पे साइन ये 90 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी। एक सूत्र ये आपका मिल जाएगा। अगर आपका जो है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा क्रांतिक कोण के मान के रूप में, तब आप ये लगा देंगे n बराबर साइन सी। अगर उसी का उल्टा कहते सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, तब आप कहेंगे कि n बराबर 1/sin सी, n बराबर 1/c। अगला आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आते हुए प्रकाश किरण जब माध्यमों की पृष्ठ सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में अपवर्तित न होकर के कहां चली जाती है, सीधे सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। और यही घटना आपका, जैसे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम मान लें कि ऐसा कोई माध्यम बना लें, ये आपका विरल है और ये है आपका सघन। यहाँ से हम ऐसे कोई किरण आपतित कराएं तो ये कई बार जाए, एक बार अपवर्तित हो, फिर उसकी सीमा पृष्ठ से टकरा करके जब क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो तो वापस इसी माध्यम में ऐसे कहीं लौट आ रही हो या ऐसे निकल जाए, जैसे कैसे भी। तो जब लौट आएगी तब ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यह घटना कहलाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रेगिस्तान की मरीचिका। मरीचिका क्या है, मरीचिका होता है बेटा किसी चीज के होने का भ्रम, जो चीज नहीं है उसके होने का भ्रम। जैसे आप रेगिस्तान में घूम रहे हो, धूप निकली हो, तो आपको लगेगा कि अपेक्षाकृत कुछ आगे जल है। उस समय हो क्या रहा होता है, उस समय होता यह है कि उसकी रेत आवेशित हो जाती है, प्रकाश की किरण जब उस पर पड़ती हैं तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है, जिसकी वजह से एक चमक दिखाई देता है और उस चमक में हमें जल के होने का भ्रम दिखाई देता है। वो होता है रेगिस्तान का मरीचिका। हीरे का चमकना आपने देखा होगा, हीरा चमकता है, यह भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, क्योंकि लाइट जब उस पर दिखाई जाएगी तो लाइट टकरा करके पुनः उसी से वापस आ रही होती है, इस वजह से वह चमकता है। कांच में पड़ी दरार का चमकना, यही सेम चीज कांच में पड़ी दरार का भी है। जल अथवा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना, जल में या कांच में अगर वायु का बुलबुला है तो उस पर भी आप उसको भी आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे वह भी जो है चमक रहा होता है।